Hello friends, welcome to our channel Success Tree. My name is Harminder Singh. Today we are going to discuss the new topics of our subject physics. जैसे कि आपको पता है कि अब हमने फिजिक्स जो सब्जेक्ट है वो शुरू करा है, तो इसके आज हम कुछ न्यू टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। और वो जो टॉपिक है वो है लाइट। तो लाइट क्या है के बारे में हम जानते हैं कि लाइट को विजिबल लाइट भी कहते हैं और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। अब आपके माइंड में ये सवाल होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है। तो गाइस, दीज आर द वेव्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो कि प्रोपेगेट करती हैं इन द स्पेस, और इसमें होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएंट एनर्जी। और इसका एक स्पेक्ट्रम होता है। स्पेक्ट्रम का मीनिंग क्या होता है कि एक रेंज होती है फ्रीक्वेंसीज की, और इसमें और भी बहुत सारी रेडिएशंस होती हैं जिसकी जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो है वो वेरी करती है। जैसे कि उसमें एक्स रेज भी हैं, माइक्रोवेव्स भी हैं, इंफ्रारेड है, गामा रेज है, यूवी लाइट है, तो विजिबल लाइट भी है। और विजिबल लाइट इसको हम इसलिए कह देते हैं बिकॉज दे कैन बी परसीव्ड बाय द ह्यूमन आई। हम इसको देख सकते हैं। इसकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है 400 to 700 नैनोमीटर। ठीक है, तो नैनोमीटर आपको पता होगा कि 10⁻⁻⁹ मीटर। तो अब इसकी जो वेवलेंथ है वो ये है, और ये है इन बिटवीन द इंफ्रारेड एंड द अल्ट्रा वायलेट। तो इनकी वेवलेंथ के इन बिटवीन। तो अब ये हो गया जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है लाइट के बारे में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में इसकी जो वेवलेंथ है वो इंफ्रारेड एंड अल्ट्रा वायलेट के बीच में आती है। ओके, जो इसका पॉइंट है वो क्या है कि फिजिक्स में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अब हमें पता चल गया कि इसमें और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशंस होती हैं जिसकी हमने अभी बात करी है। तो इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पर जो बाकी की जो गामा रेज हैं, एक्स रेज हैं, माइक्रोवेव्स हैं, रेडियो वेव्स हैं, उनको भी कई बार एज लाइट कंसीडर किया जा सकता है। ओके, क्योंकि इनमें जो मेन वेरिएशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में वो वेवलेंथ की होती है, इसलिए। तो अब यहाँ पर क्या है कि बाकी के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसकी तरह जो विजिबल लाइट है वो भी प्रोपेगेट किसमें करती है, वेव्स की फॉर्म में प्रोपेगेट करती है, जैसे कि बाकी की रेडिएशंस करती हैं। अब अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करें तो हमने जैसे पहले भी बात करी है कि ये क्या है कि ये रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज है। ओके, तो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड देयर रिस्पेक्टिव वेवलेंथ एंड फोटोन एनर्जी। तो अब इसमें इसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में भी बताया जाता है, इसकी वेवलेंथ के बारे में भी, और फोटोन एनर्जी के बारे में भी बात करी जाती है। और इस स्पेक्ट्रम में अगर हम बात करें तो फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 से लेके 10⁻⁴, तो ये 1025 नहीं है, ये 10⁻25 है, बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है। तो इतने हर्ट्ज तक ये वेरी करती है। अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो ये 10⁻⁻⁻15 यानी कि बहुत छोटा, ठीक है, वहाँ से जो कि एटॉमिक साइज़ का होगा, तो वहाँ से लेके ये 10⁻10 तक ये वेरी करती है। तो ये इसमें भी वेरिएशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो फ्रीक्वेंसी में भी वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, और वेवलेंथ में भी जो वेरिएशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो हम इसको समझेंगे। तो डायग्राम में ये देखिए, ये है वो स्पेक्ट्रम जिसमें कि डिफरेंट रेडिएशंस हैं, गामा रेज हैं, एक्स रेज हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, इंफ्रारेड है, रडार वेव्स, माइक्रोवेव्स, टेलीविज़न वेव्स है, रेडियो वेव्स है। अब ये देखिए, इस तरफ अगर हम बात करें तो फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे कम फ्रीक्वेंसी है अगर हम रेडियो वेव्स की बात करें, और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा है। इस तरफ वेवलेंथ है, यहाँ पर वेवलेंथ बहुत कम है, और यहाँ पर वेवलेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर समझने वाला एक पॉइंट ये भी है कि जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, मोर द फ्रीक्वेंसी मोर विल बी इट्स पेनिट्रेशन पावर। तो पेनिट्रेशन पावर जो है उसको हम क्या कहेंगे कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर वो पेनिट्रेट करेगी, उसका जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो जिनका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है उसको हम आयोनाइजिंग रेडिएशन कहते हैं, जिसका इम्पैक्ट कम होता है उसको हम नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है उसका इम्पैक्ट हमारी ह्यूमन बॉडी पे भी काफ़ी कम होता है। अगर सपोज अल्ट्रा वायलेट की हम बात करें तो इसका जो इम्पैक्ट है वो बाहर की स्किन पे तो हो जाएगा, लेकिन बॉडी के इंटरनली कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर हम गामा रेज की बात करते हैं तो क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है तो ये बॉडी के काफ़ी अंदर तक इम्पैक्ट करती है, ये जीन्स में म्यूटेशन कर सकती है, उनको म्यूटेट कर सकती है, जिसकी वजह से जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें काफ़ी सारे जो डिफेक्ट्स हैं वो हो सकते हैं। और ये बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर है विजिबल लाइट, और ये भी इसका स्पेक्ट्रम है। ये देखिए, रेड, ऑरेंज, येलो,
ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट, ठीक है। और इसको हम बचपन से ये जो पैटर्न है पढ़ते आए हैं जिसको विबग्योर कहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे पैटर्न है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देखिए ज़्यादा है और यहाँ पे कम, यहाँ पे वेवलेंथ है तो यहाँ पर ये कम है। तो इट मीन्स कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी और अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो ये यहाँ पर इसकी फोटोन एनर्जी भी साथ में दे रखी है। ओके, तो चलिए इतना हमें समझ आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। ऑप्टिक्स का मीनिंग क्या होता है कि जो स्टडी ऑफ लाइट है उसको हम ऑप्टिक्स कहते हैं। तो स्टडी जो है लाइट की कि वो कैसे इंटरेक्ट करती है मैटर के साथ, उसमें क्या चेंजेस आती हैं, उसको हम कहते हैं ऑप्टिक्स। और इसमें बहुत सारे फिनोमेना जो हैं वो हम स्टडी करते हैं, जैसे रेनबो कैसे बनती है, जो ऑरोरा बोरियलिस है। ऑरोरा बोरियलिस क्या होता है कि जो अगर हम नॉर्थ या साउथ पोल में जाएंगे तो पोल्स के पास क्या होता है कि एक लाइट फिनोमिना हमें दिखाई देता है, जिसमें कि एटमॉस्फेयर में ऊपर स्काई में एट नाइट टाइम बहुत सारे पैटर्न्स दिखाई देते हैं जो लाइट से बनते हैं। वो एक्चुअल में क्या होते हैं कि जो सोलर विंड होती है, जो सोलर विंड में फोटोन्स आते हैं, तो जब वो हमारे एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वहाँ पर वो लाइट फिनोमिना बनता है, जो लाइट प्रोड्यूस होती है, जिसको हम ऑरोरा बोरियलिस कहते हैं। ये नॉर्थ पोल के पास बनती हैं और जो साउथ पोल के पास बनती हैं उसको हम कहते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ठीक है। और ये क्यों बनते हैं? क्योंकि जो हमारा अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसके जो अपर लेयर है आयनोस्फीयर, तो वहाँ पर चार्ज आयंस होते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करके ये लाइट प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। तो ये है ऑप्टिक्स, जिसमें हम ये डिफरेंट फिनोमिना को स्टडी करते हैं। फिनोमिनास कैसे हैं? जैसे रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। तो ये सारे जो फिनोमिना है वो ऑप्टिक्स में हम स्टडी करते हैं। तो ये यहाँ पर जो एग्जांपल मैंने दे रखी है, तो ये जो इमेज है तो ये किसके बारे में है? ये रिफ्रैक्शन के बारे में है। इसका मीनिंग क्या है कि जब जो लाइट है वो वन मीडियम से अदर मीडियम में वो एंटर करती है तो वो बेंड हो जाती है, ये देखिए। तो यहाँ पर ये क्योंकि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो अलग होता है, तो ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम वाटर में यहाँ पर पेंसिल को यहाँ पर डालेंगे तो ये देखिए तो ब्रोकन दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो अलग है, ठीक है। तो अभी हम समझेंगे कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या है, तो ये हम ये आगे कर। तो अगर हम रिफ्रैक्शन की बात करें तो इसमें अभी हमने जैसे बात करी है वो ब्रोकन पेंसिल वाटर में दिखाई देती है। तो ये क्या है? ये चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेव पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर और फ्रॉम ए ग्रेजुअल चेंज इन द मीडियम, ठीक है। तो चाहे वो एयर से या वैक्यूम से एयर में या एयर से वाटर में या किसी और चीज़ में, ठीक है, तो उसमें वो ये चेंज दिखाई देगी, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक जो रिफ्रैक्शन है affects the sunrise as it gives us 2 minutes variation as well as 2 minutes late in sunset। इसका मीनिंग क्या है कि जो रिफ्रैक्शन का फिनोमिना है इसकी वजह से कई बार जो सनराइज है वो 2 मिनट पहले हमें दिखाई देता है और जो सनसेट है वो 2 मिनट हमें डिले, यानी कि वो लेंथी हो जाता है। जब वो सन जो है वो बिलो द होराइजन होगा तब भी हमें वो दिखाई दे रहा होता है। तो ये देखिए क्या है ये चीज़। सपोज ये अर्थ है, यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, तो इसको होराइजन कहेंगे हम, जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है जहाँ से वो ऑब्जर्व कर रहा है। तो सनराइज के टाइम पे जो उसकी जो ट्रू पोजीशन होती है सन की वो यहाँ पर नीचे होती है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जो उससे सन रेज जो लाइट आ रही होती है वो हमारे एटमॉस्फेयर में आके वो बेंड हो जाती है ड्यू टू द रिफ्रैक्शन फिनोमिना। तो ये हमारी आई तक पहुँच जाती है। तो एक्चुअल में वो अभी तक कहाँ पे होता है? वो बिलो द होराइजन होता है, बट इट इज़ परसीव्ड लाइक इट इज़ अबव द होराइजन। तो हमें तब भी सन दिखाई देने लगता है जब वो अभी होराइजन के नीचे होता है, अभी सनराइज हुआ नहीं होता, लेकिन हमें सन दिखाई देता है। और इसके ऑपोजिट क्या होता है कि सनसेट के टाइम पे क्या होगा कि जो सन है वो बिलो द होराइजन चला जाएगा, लेकिन हमें अभी भी वो दिखाई देगा अबव द होराइजन, ठीक है। तो इसकी जो परसीव्ड पोजीशन है वो वही सुबह की तरह यहाँ पे ऊपर होगी, तो हमें ज़्यादा देर तक सन दिखाई देगा एट द टाइम ऑफ सनसेट, ठीक है। तो अर्ली सनराइज हो जाएगा या और डिलेड सनसेट होगा। तो ये इससे होता है किससे? रिफ्रैक्शन से। ओके, तो ये जो दो फिनोमेना है ये बिल्कुल रिफ्रैक्शन के कारण होते हैं। तो ये हमें यहाँ पे क्लियर हो गया। आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा।
तो ड्यूरिंग द सनराइज द लाइट रेज बेंड ड्यू टू अवर एटमॉस्फेयर एंड वी सी द सन अर्ली इवन दो द सन इज जस्ट बिलो द होराइजन। ओके, तो अब पॉइंट ये है कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम बार बार पॉइंट बोल रहे हैं, ये है क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? तो इट इज़ द मेजर ऑफ द बेंडिंग ऑफ ए रे ऑफ लाइट व्हेन पासिंग फ्रॉम वन मीडियम इनटू अनदर मीडियम। ओके, तो जब हम ये कहते हैं कि ये मेजर ऑफ द बेंडिंग ऑफ रे है, तो इसका मीनिंग ये है कि जो लाइट है वो कितनी स्लो डाउन हुई है जब वो न्यू मीडियम में एंटर करी है। तो अब क्योंकि आपको पता होगा कि जो मैक्सिमम स्पीड है लाइट की कहाँ पे होती है? वैक्यूम में। अब अगर वो वैक्यूम से एयर में एंटर करेगी तो उसकी स्पीड और कम होगी, ठीक है, इट विल स्लो डाउन। अगर वो एयर से वाटर में एंटर हो रही है तो उसकी जो स्पीड है वो और स्लो डाउन होगी। तो उस स्लोइंग डाउन की वजह से वो बेंडिंग हमें दिखाई देती है। अवर आई परसीव्ड इट लाइक बेंडिंग, ओके, ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये इसका रीज़न है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक्चुअल में क्या होता है कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है और जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है उस सब्सटेंस में, ठीक है, उसका हम रेशियो लेते हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज आल्सो इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट सी ऑफ ए गिवन वेवलेंथ इन एम्प्टी स्पेस डिवाइडेड बाय इट्स वेलोसिटी v इन ए सब्सटेंस। तो इन दोनों के हमने रेशियो ले ली है और ये जो n है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ओके, तो ये बिल्कुल सिंपल है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये देखिए रेनबो। अब रेनबो जो है आपको पता होगा, रेनबो जब रेनफॉल होती है तो उसके बाद जब होती है सन लाइट प्रेजेंट होती है तो हमें रेनबो अक्सर दिखाई देती है। तो उसका रीज़न ये होता है कि जब लाइट, जो सनलाइट है वो पास करती है वाटर ड्रॉपलेट में से। अब क्योंकि उस टाइम पे एयर में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, बहुत ज़्यादा वाटर वेपर होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो लाइट है वो ड्रॉप में एंटर करती है। अब देखिए यहाँ पर जो है बहुत सारे फिनोमिना इकट्ठे होते हैं, उसमें रिफ्रैक्शन भी है, रिफ्लेक्शन भी है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी है, ठीक है। तो ये देखिए हम यहाँ पे देखते हैं क्या है। ए रेनबो इज ए मेटेरोलॉजिकल फिनोमिना दैट इज कॉज्ड बाय रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड dispersion of light in water droplets resulting in a spectrum of light। और स्पेक्ट्रम कैसा बनेगा? ये वाला जिसको हम बचपन से पढ़ते हैं, विबग्योर, ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ओके, तो अब ये देखिए क्या होता है कि लाइट ने एंटर करा तो ये जो ड्रॉपलेट है ये प्रिज्म की तरह एक्ट करेगा। तो आपको पता होगा प्रिज्म आपने बिल्कुल देखा होगा कभी ना कभी। प्रिज्म में से एंटर करेगा तो ये यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगी, लाइट स्कैटर होगी, और उसी ड्रॉप में जब यहाँ पर ये बाहर नहीं निकलेगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे वो मिरर की तरह काम करेगा। जब ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ तो ये स्कैटर होकर यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। तो हमें कैसे दिखाई देगा कि वो जो एक पैटर्न बन रहा है वो कलरफुल पैटर्न बनेगा। ये देखिए, तो रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो ये सारा कुछ हो जाएगा। तो हम उसके बाद हमें ये दिखाई देगा इस फॉर्म में। ओके, तो ये इसका रीज़न है। तो यानी कि तीनों फिनोमिना जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व है। तो आपने यहाँ पर ये जो ड्रॉप है, वाटर ड्रॉपलेट है, इसको कैसे कंसिडर करना है? इसको आपने कंसिडर करना है एज अ प्रिज्म। तो फिर आपको ये समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये रेनबो हो गया है, इसका रीज़न क्या हुआ फिर? रिफ्रैक्शन। और अगर आप MCQs की बात करो तो गाइस कि एग्ज़ाम में आपको बिल्कुल ये सिंपल क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ तक कि UPSC में भी ये क्वेश्चन आ चुका है कि रेनबो जो है वो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इनमें से क्या है, या ऑल ऑफ दी अबव है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रिफ्लेक्शन। तो ये क्या है? तो रिफ्लेक्शन इज द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेव, ठीक है, at the interface between the two different media so that the wavefront returns into the medium from which it originated। तो गाइज ये जो डेफिनेशन है यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसको कुछ आपने कंफ्यूज नहीं होना। सिंपल है कि जिस मीडियम में वो वेव आ रही है, लाइट वेव आ रही है, तो वो वहाँ से वापस उसी मीडियम में चली जाती है, रिफ्लेक्ट होगी जहाँ से वो आती है। जैसे मिरर के ऊपर जब वो लाइट पड़ती है तो उसी मीडियम में वो वापस चली जाती है, ठीक है। तो उसको हम रिफ्लेक्शन कह देते हैं। तो रिफ्लेक्शन जो है वो लाइट की भी हो सकती है, साउंड की भी हो सकती है, वाटर की भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पर लाइट की रिफ्लेक्शन की बात करनी है। तो अब यहाँ पर क्या है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है, ठीक है। तो ट्रैवल करती है ये फ्रॉम ए मीडियम ऑफ ए गिवन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू ए मीडियम विद अ डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
ओके, तो ग्लास जो है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कुछ और होगा, तो एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कुछ और होगा, तो लेकिन वो रिफ्लेक्ट होकर वापस उसी मीडियम में उसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर जब हमने रिफ्लेक्शन की बात कर ही ली है तो इससे रिलेटेड जो है हमारे पास मिरर एंड लेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑप्टिक्स में या लाइट के टॉपिक में। ये एक सब टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिरर एंड लेंस आपको पता होगा कि हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, तो इसलिए इन एग्ज़ाम्स में ये जो डेली साइंस है, डेली बेसिस पे जो साइंस होती है उसके बारे में क्वेश्चन बिल्कुल फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मिरर एंड लेंस है। मिरर और लेंस में मेनली क्या डिफरेंस है कि जो मिरर है वो शाइनी ग्लास ऑब्जेक्ट है विद अ सिल्वर कोटिंग एट इट्स बैक विच रिफ्लेक्ट्स लाइट एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मेन पॉइंट आपको समझ आ गया। सपोज कि जो मिरर है उसका जो बैक साइड है उसको सिल्वर कोट किया जाता है, तो इसकी वजह से ही लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होती है, लेकिन जो लेंस होता है उसमें से लाइट पास हो जाती है। ठीक है, मिरर जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा, लेंस में से जो लाइट है वो पास होगी, वो स्कैटर भी होगी। और अगर हम मिरर की बात करें तो ये प्लेन मिरर हो सकता है या स्फेरिकल मिरर हो सकता है। तो जो प्लेन मिरर है तो ये फ्लैट सरफेस होगा। ओके, तो यहाँ पर जो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस बनेंगी जो प्लेन मिरर होगा, और जो स्फेरिकल मिरर होगा वहाँ पर कर्व सरफेस होगा, पर मैग्नीफाइड इमेज बनेगी जो स्फेरिकल मिरर होगा हमारे पास। ओके, तो ये इसमें जो मेजर पॉइंट मिरर प्लेन और अब इसमें क्या है कि जो स्फेरिकल मिरर है वो दो तरह के हो सकते हैं, वो कन्वेक्स भी हो सकते हैं, वो कनकेव भी हो सकते हैं। और जो कन्वेक्स मिरर है उसका यूज़ जो है वो ज़्यादा होता है क्योंकि जितने भी मोस्टली मिरर्स हैं, ठीक है, तो इसका यूज़ जो है उसमें कन्वेक्स मिरर यूज़ होता है क्योंकि जितने भी हमारे पास चाहे वो उसके डिफरेंट यूजेस हैं, चाहे वो सेफ्टी पर्पस के लिए, चाहे वो हमारे ऑटोमोबाइल्स में, ठीक है, तो उस सारे पर्पस में हमें कन्वेक्स मिरर यूज़ करना है। और उसका रीज़न ये होता है कि ये बहुत बड़े एरिया को बिल्कुल स्मॉल रीजन में शो करता है, दिखा देता है, इसलिए। तो अगर आप बात करोगे कि जो आपका ऑटोमोबाइल्स में साइड मिरर होता है तो वो भी कन्वेक्स मिरर होता है, और इसी वजह से उसमें जो पूरे का पूरा जो पोर्शन है रोड का वो उसमें बिल्कुल स्मॉल फॉर्म में दिखाई देता है। ठीक है, तो ये कन्वेक्स मिरर है। तो इन सच मिरर्स द इनर साइड इज पेंटेड, द आउटर वन इज पॉलिश विच रिफ्लेक्ट द इमेज। इट इज़ अ डाइवर्जिंग मिरर दैट फॉर्म्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस। ओके, तो ये सिंपल पॉइंट है। तो कन्वेक्स मिरर की अगर हम बात, तो यहाँ पर देखिए ये प्लेन मिरर है, तो इसमें ये समझाया गया है कि ये इंसिडेंट रे है। ठीक है, तो इंसिडेंट रे जो है जो आ रही है ये देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुई और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये है प्लेन मिरर। ठीक है, तो डायग्राम जो है आपको वो याद रखनी है। सिंपल अगर क्वेश्चन होगा तो ये हो आ सकता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो सेम होगा प्लेन मिरर में, तो ट्रू है या फॉल्स है, तो ऐसा भी सिंपल क्वेश्चन। तो ये देखिए कनकेव मिरर। अब कनकेव मिरर की अगर हम बात करें तो पहले हमने कन्वेक्स मिरर की बात करी, कनकेव मिरर की बात करें तो यहाँ पर देखिए तो रिफ्लेक्शन होगी, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो अंदर की तरफ कर्व्ड होगा। ये है कनकेव मिरर, दिस इज कन्वेक्स मिरर। तो ये बल्जिंग है। तो पहले हमने बात करी है कि जो व्हीकल्स में यूज़ होता है जैसे साइड मिरर है तो वो कन्वेक्स मिरर है। तो पॉइंट ये, तो कनकेव मिरर कहाँ पे यूज़ होगा? तो गाइस बहुत सिंपल पॉइंट है कि जहाँ पर हमने बहुत बड़ा एरिया एक स्मॉल रीजन में देखना है तो वहाँ पर कन्वेक्स मिरर यूज़ होगा। ठीक है, और जहाँ पर हमें स्कैटरिंग चाहिए, ठीक है, या हमें फोकस बीम ऑफ लाइट चाहिए तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे कौन सा? कनकेव मिरर। ओके, अब ये देखिए यहाँ पर क्या है, सपोज ये कर्व सरफेस है, यहाँ पर देखिए लाइट आ रही है और ये स्प्रेड हो रही है इस डायरेक्शन में, ये यहाँ पर स्प्रेड हो रही है इस डायरेक्शन में, इस तरफ। तो ऐसा जो सरफेस होगा तो वो कहाँ पे यूज़ होगा? जहाँ पे हमने लाइट को स्प्रेड करना है। तो जो हमारी फ्लैश लाइट्स होती हैं उसमें ये सरफेस यूज़ होगा। ओके, क्यों? क्योंकि हमें फ्लैश लाइट में बहुत ज़्यादा लाइट चाहिए होती है तो उसमें हम ये वाला सरफेस यूज़ करेंगे, तो उसमें कन्वेक्स मिरर आ जाएगा। अगर हम इसकी बात करेंगे कनकेव मिरर की, तो ये कहाँ पे यूज़ होगा? जहाँ पे हमें फोकस बीम चाहिए। तो दिस टाइप ऑफ मिरर इज़ यूज इन द हेडलैम्प्स ऑफ द ऑटोमोबाइल्स। तो क्योंकि जो हेडलैम्प है, जो लाइट है उसमें यहाँ पे लाइट होगी तो पीछे उसके ये कर्व सरफेस होता है,
तो जब वो लाइट बल्ब जो है वो ग्लो करेगा तो पीछे का ये जो कर्व सरफेस है वो पूरे के पूरे लाइट को एक बीम की फॉर्म में सामने की तरफ वो प्रोजेक्ट करेगा। तो ऐसा जो मिरर है वो ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होगा। तो ऐसा जो मिरर है वो कहाँ पे यूज़ होगा, जो आपकी फ्लैश लाइट होंगी। और दूसरा इसके अलावा ये जो कनकेव मिरर है ये टॉर्च में भी यूज़ होगा। आपने देखा होगा कि जो बल्ब के पीछे एक सिल्वर कलर का कर्व सरफेस होता है, उसका रीज़न क्या होता है कि वो लाइट जो है फोकस होकर बीम की फॉर्म में बिल्कुल सामने की तरफ प्रोजेक्ट होती है। तो ये इसका मेन रीज़न होता है, ठीक है। तो जो कन्वेक्स मिरर होता है, अब क्योंकि वो लाइट को स्प्रेड करके दिखाई देगा तो वो उसको मैग्नीफाई करके भी दिखाएगा, ठीक है। तो वो जो डेंटिस्ट का मिरर होगा, जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो कहाँ पे यूज़ होगी, जो सेफ्टी के पर्पज़ के लिए जो मैग्नीफाइंग मिरर यूज़ होता है तो वो सारे कन्वेक्स होंगे, ठीक है, वो बिल्कुल कन्वेक्स होंगे। चलते हैं, चलिए पहले हमने मिरर की बात करी है, अब हम बात करेंगे लेंस की। तो लेंस क्या है, तो लेंस जो है वो ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम का पार्ट होता है, यानी कि जो ग्लास है वो उसमें होगा, लेकिन वो दोनों साइड से कोई पेंटेड सरफेस नहीं होगा, उसमें से लाइट पास कर जाएगी, ठीक है। तो बाउंडेड बाय टू सरफेसेस ऑफ विच एटलीस्ट वन इज स्फेरिकल। तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज में हेल्प करता है एज द लाइट पासिस थ्रू द मीडियम। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर ये इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करेगा तो इसका मीनिंग है कि ये जो आई ग्लासेस हैं उसमें यूज़ होगा। जो आपकी कंडीशंस होती हैं जैसे मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, कि मायोपिया में आपको नियर साइटेडनेस यानी कि पास दिखाई देता है, दूर दिखाई नहीं देता, तो ऐसी कंडीशन जो है उसको हम लेंस से करेक्ट करते हैं। तो ये आगे आएगा, मैं आपको वहाँ पर बताऊँगा। तो ये देखिए उसके बाद क्या है कि वर्किंग ऑफ द लेंस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसका मीनिंग क्या है कि लाइट को बेंड करना है, यही इसका पर्पस है लेंस का। तो चाहे वो आई ग्लासेस हों जहाँ पे हमने जो आई की कंडीशन को करेक्ट करना है, चाहे वो नियर साइटेडनेस हो या फिर फार साइटेडनेस, तो उसमें ये जो प्रिंसिपल है वो रिफ्रैक्शन का ही होगा, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो लाइट रेज हैं बेंड आफ्टर दे पास थ्रू द लेंस एंड दस देयर डायरेक्शन चेंजेस। तो जहाँ पे हमने उसको फोकस करना है हम उसको वहाँ पे कर पाते हैं। तो अब ये जो लेंस है ये भी दो तरह के होंगे, कन्वेक्स एंड कनकेव, ठीक है, इसकी भी शेप अलग अलग होगी। तो ये देखते हैं, तो जो कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस का मीनिंग क्या है कि ये कर्व्ड होता है आउटवर्ड्स फ्रॉम द सेंटर विच कन्वर्जेस द रेज ऑफ लाइट। अब कन्वेक्स जो है ये कर्व्ड होगा आउटवर्ड्स, ठीक है। तो अब ये कहाँ पे यूज़ होगा, बाइनोकुलर्स में, ठीक है, जहाँ पे हमने दूर देखना है, टेलीस्कोप में, मैग्नीफायर में, उन सभी में ये यूज़ होगा कन्वेक्स लेंस, ओके। जैसे हमने हमारे पास एक होता है मैग्नीफाइंग लेंस होता है, ठीक है, जिसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास कह देते हैं, तो उसमें भी ये यूज़ होता है। तो कनकेव लेंस कहाँ पे यूज़ होगा, जहाँ पे हमने यूज़ करनी है लाइट बीम को डाइवर्ज करना है, ओके। अब ये देखिए यहाँ पर इट इज़ मेनली यूज इन द टीवी प्रोजेक्टर, ओके। अब टीवी प्रोजेक्टर में क्या है, दैट फोकस द लाइट बीम, ठीक है, वो उसको फोकस फॉर्म में आगे की तरफ प्रोजेक्ट करेगा। तो टीवी प्रोजेक्टर्स में हमारे पास कनकेव लेंस है और कन्वेक्स लेंस कहाँ पे है, जहाँ पे बाइनोकुलर्स हैं, टेलीस्कोप है, मैग्नीफाई, जहाँ पे उसको मैग्नीफाई करके वो दिखाएगा। तो ये नेक्स्ट क्लास हमारे पास ये देखिए, ये है कन्वेक्स लेंस। अब कन्वेक्स लेंस जो है वो ऐसे होगा बाहर की तरफ, ठीक है, और जो कनकेव है ये अंदर की तरफ ऐसे कर्व्ड होगा, ठीक है। तो ये ज़्यादा लाइट है उसको एक जगह फोकस करने के लिए यूज़ होगा, और जो कनकेव लेंस है ये देखिए यहाँ पर प्रोजेक्ट करेगा लाइट आगे की तरफ, ठीक है। तो ये है। अब जैसे आपने मैग्नीफाइंग वो लेंस देखा होगा, तो वो क्या करता है कि वो बहुत जगह जो लाइट है, जो यहाँ पर सपोज ये लाइट बीम होता है तो उसको फोकस कर देता है एक जगह पे, इसलिए हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कन्वेक्स हो गया, ये हो गया कनकेव। चलिए अब की डिफरेंस बिटवीन मिरर एंड लेंस जो है वो आपको पता चल गया होगा कि मिरर जो है वो पॉलिश फ्रॉम द बैक है और वो रिफ्लेक्ट करता है क्लियर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ इट, और जो लेंस है वो ट्रांसपेरेंट पीस ऑफ ग्लास है, स्फेरिकल सरफेस होता है, वो कंसंट्रेट करता है या तो लाइट बीम को या फिर वो उसको डिस्पर्स कर देगा, ठीक है। तो मिरर जो है प्लेन हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है। जो लेंस है इसके टू सरफेस होते हैं और एटलीस्ट वन ऑफ विच इज कर्व्ड इनवर्स और आउटवर्ड। तो कम से कम एक जो सरफेस है उसका कर्व्ड होगा या अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, ओके। तो ये इसमें मेन डिफरेंस है। इसको क्लियर करने के लिए हम आगे डायग्राम भी देखेंगे।
So when the light ray strikes the mirror, it reflects off the light in a different direction, resulting in the formation of an image. ओके, तो मिरर पे जो लाइट स्ट्राइक होती है तो वो अपना पाथ चेंज करती है जिससे कि इमेज बनती है। और अगर हम बात करें लेंस की, तो लाइट रे जो है एंटर द मीडियम विच रिफ्रेक्ट्स, यानी कि वो बेंड होती है इन ए डिफरेंट डायरेक्शन। तो डायरेक्शन उसकी चेंज हो जाती है, तो वहाँ पर रिफ्रैक्शन होती है लेंस में, क्रिएटिंग ए फोकस फ्रॉम वेयर द रेज सीम्स टू ओरिजिनेट। तो उसका जो फोकस है तो वो चेंज हो जाता है। चलिए अब यूजेस ऑफ मिरर, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो गाइस सिंपली ये पॉइंट है, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन है वो डिफ़िकल्ट नहीं आएगा, तो ज़्यादा वो इमेजेस के बारे में नहीं आएगा, कैसी इमेज बनती है, जितना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में भी ना आए। लेकिन यहाँ पर आपको सिंपली आ सकता है कि इसकी एग्जांपल क्या है और वो कहाँ पे यूज़ होता है, मिरर या लेंस। तो यूजेस ऑफ मिरर, डेकोरेशन में यूज़ होते हैं मिरर, ये हमें पता है। सेफ्टी मिरर्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि जो बहुत बड़ा एरिया जो है, जो कॉर्नर्स हैं, वो हमें बिल्कुल स्मॉल पॉइंट पे दिखाई देते हैं। तो ये देखिए ऐसे सेफ्टी जो मिरर्स होते हैं, सेफ्टी मिरर जो हैं वो बहुत, जो गोडाउन्स हैं या फिर जो बड़े मॉल्स हैं वहाँ पर इसको लगाया जाता है ताकि ऑल द साइड्स जो हैं वो विजिबल हों। और ये देखिए जो मैग्नीफाइंग ग्लास है, ये डेंटिस्ट मिरर इसको कहते हैं। तो ये माउथ में मैग्नीफाइड फॉर्म में देखने के लिए, मैग्नीफाइड व्यू लेने के लिए इनसाइड द माउथ, तो इसको यूज़ करा जाता है। इसी तरह ये कॉस्मेटिक जो मिरर है, तो इसमें फेस को बिल्कुल लार्ज इमेज देखने के लिए यूज़ किया जाता है। तो मिरर का जो यूज़ है वो मेनली उसको मैग्नीफाइड फॉर्म में देखने के लिए, या फिर बहुत ज़्यादा स्पेस जो है वो बिल्कुल स्मॉल रीजन में ही हमें दिख जाती है। ठीक है, तो ये इसका यूज़ है। और ये देखिए फोटोग्राफी में भी ये यूज़ होता है। फैशन डिज़ाइन का मीनिंग है ये जो कॉस्मेटिक मिरर होता है वो। ठीक है, विज़न में भी ये यूज़ हो सकता है। ओके, चलिए आगे बाद है हमारे पास यूज़ ऑफ कनकेव लेंस। तो गाइज इसमें क्या है, ये देखिए बाइनोकुलर्स और टेलीस्कोप जो है उसमें भी लेंस यूज़ होते हैं। ठीक है, कनकेव लेंस ग्लासेस में यूज़ होते हैं। ओके, ग्लासेस का मीनिंग है जो आई ग्लासेस होते हैं। ठीक है, अब ये देखिए टू कंडीशंस आर देयर, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। तो मायोपिया का मीनिंग होता है कि नियर साइटेडनेस, आपको पास की चीज़ दिखाई देगी, दूर की नहीं दिखाई देगी। तो ये देखिए जो यहाँ पे जो इमेज है वो इन फ्रंट ऑफ रेटिना बनता है। तो अगर हम यहाँ पे कनकेव लेंस यूज़ करेंगे तो ये जो इमेज है ये ऑन द रेटिना बनना शुरू हो जाता है। हाइपरमेट्रोपिया को कहते हैं फार साइटेडनेस, यानी कि दूर की चीज़ें ठीक दिखाई देती हैं, पास की नहीं दिखाई देती। तो गाइस यहाँ पे क्या होता है कि हम यूज़ करते हैं कन्वेक्स लेंस, और उससे जो इमेज है अब यहाँ पर बिहाइंड द रेटिना बन रही है, तो यहाँ पर ऑन द रेटिना बननी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो कैमराज हों, फ्लैश लाइट हों, ये भी हमने पढ़ लिया कि फ्लैश लाइट में भी ये यूज़ होती हैं क्योंकि वो उसको प्रोजेक्ट करती हैं। लेज़र में भी यूज़ होती हैं, कौन सा, कनकेव लेंसेज, क्योंकि ये उसको फोकस कर देती हैं। तो पीप होल का मीनिंग क्या होता है, पीप होल जो डोर में जो लेंस होता है, डोर लेंस उसको कहते हैं, जो बाहर देखने के लिए यूज़ होता है, उसमें भी ये लेंस जो हैं वो यूज़ होते हैं। ओके गाइस, तो इससे आपको ये पॉइंट जो है ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये जो आज का टॉपिक है वो बिल्कुल ठीक से समझ आ गया होगा, और फर्दर जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। सो टिल देन, थैंक यू।